सो क्रिप्टोग्राफी के पर्पज़ के लिए हमें काफ़ी सारे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें से नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके क्रिप्टोग्राफी में रिक्वायर्ड होंगे। तो हम उनको डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिविजिबिलिटी। आप डिविजिबिलिटी से फेमिलियर हैं? आपने ये डेफिनेशन कुछ अपनी प्रीवियस क्लास जो अंडर आपका मिडिल स्कूल में जो आपने पढ़ी होंगे वो डेफिनेशंस मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, बट बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर द यू। हो आई होप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे। स्टिल फॉर योर फॉर रिमाइंडिंग यू, लेट्स डिस्कस। सो सबसे पहले डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। सो डिविजिबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सपोज आपके पास दो नंबर हैं। लेट्स से यू हैव टू नंबर्स ए एंड बी। ओके। सो समटाइम्स आप दो इंटीजर्स हैं। हम यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी में नंबर्स की मैं जब भी बात करूँगा तो नंबर से मेरा मतलब होगा इंटीजर्स। ओके। क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में हम रियल नंबर्स नहीं यूज करते हैं। हम इस पर बाद में आएंगे कि रियल नंबर क्यों यूज नहीं करते हैं। सो जब भी मैं नंबर टर्म इस्तेमाल करूँगा तो इसका मतलब सीधे सीधे आपको समझ जाना है कि मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। ओके। सो सपोज दैट ए और बी आपके पास दो इंटीजर्स हैं, और आपको मालूम है कि मे बी इनमें से दो नंबर्स हैं तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। सो लेट्स अज्यूम कि ए इज ग्रेटर देन बी। ओके। सो लेट्स अज्यूम ए इज ग्रेटर देन बी। नाउ अब जब ए बी से बड़ा है तो आप बी को ए से डिवाइड कर सकते हो। सॉरी, ए ए इज ग्रेटर देन बी, सो ओके बी से आप ए को डिवाइड कर सकते हो बिकॉज ए इज ग्रेटर। सो डिवाइड करोगे तो आपको मालूम होगा कि जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक कोसेंट मिलता है। एंड अगर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपको एक नंबर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड दैट यू कॉल इट रिमाइंडर। ओके। लेकिन दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो एक ऑप्शन है कि बी से आपने ए को डिवाइड किया तो हो सकता है ए कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। दूसरी चांस है कि बी से ए डिवाइड करने पर ए कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है और यू गेट समथिंग 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 एज रिमाइंडर। ठीक है। सो रिमाइंडर वाले पोर्शन की हम बाद में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो डिविजिबिलिटी मतलब बी ए को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ओके। सो नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट कि बी डिवाइड्स ए। ओके। सो बी डिवाइड्स ए को हम क्रिप्टोग्राफी में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, बी डिवाइड्स ए। ओके। ये नोटेशन है क्रिप्टोग्राफी का, बी डिवाइड्स ए। ठीक है। सो आपको इसे बी बटा ए नहीं पढ़ना है, हम इसे रीड करेंगे बी डिवाइड ए। यू कैन सी दैट इट इज रिटन हियर बी डिवाइड्स ए। सो जब हम वेन एवर आई से दैट बी डिवाइड्स ए, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा इंटीजर जरूर होगा, लेट्स से दैट इंटीजर इज एम। तो हम इन नंबर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या इनके बीच जो रिलेशन है हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए इक्वल्स एम बी। ए इक्वल टू एम बी का मतलब क्या है कि बी जो है, बी में अगर हम m का मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको a मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप a को b से डिवाइड करते हैं तो m आपको कोसेंट मिलता है। दैट मीन्स आपका a जो है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हम मान रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है। दैट मीन्स कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप b से a को डिवाइड करेंगे आपको एक जीरो रिमाइंडर मिलेगा एंड यू विल गेट ए कोसेंट। ओके। जब आपने शुरू शुरू में अपनी प्राइमरी क्लासेस में होंगे तो आपने जब जितने भी डिवीजन किए होंगे उसमें इस तरीके के ही डिवीजन किए होंगे जहाँ पर रिमाइंडर जीरो मिलता है हमेशा। ठीक है। सो इसके केस में वी विल से दैट कि बी डिवाइड्स ए। ठीक है, बी डिवाइड्स ए। सो जब भी हम कहीं लिखेंगे बी डिवाइड्स ए, सो इसका मतलब है कि बी ए को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और जब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है मतलब है रिमाइंडर जीरो है। और दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम ए ए को बी से डिवाइड करते हैं तो आपको एक कोसेंट मिलता है दैट इज एम, है ना। सो यहाँ पे आपका जो एम क्या है, एम इज द कोसेंट। आप इसे कोसेंट से रेफर करते हैं, आपने अपनी इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी। हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, एक मिनट।
ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। ओके, सो डिविजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी के पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। सो कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जो डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से अपने आप डिराइव होती हैं। पहली प्रॉपर्टी यू कैन सी हियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए डिवाइड्स वन, ए डिवाइड्स वन, इसका मतलब क्या है, हम ए को वन से, ए से वन को डिवाइड कर पा रहे हैं कंप्लीटली। तो आप इससे क्या कंक्लूड करेंगे, जब आप किसी नंबर से वन को डिवाइड कर रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर खुद या तो प्लस वन है या माइनस वन है, क्योंकि वन जो है ना खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है ना। हम फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात नहीं कर रहे, मैं पहले ही क्या बोल चुका हूँ, हम केवल इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स अगर आपको कहा जाता है कि ए डिवाइड्स वन, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे, ए या तो प्लस वन है या माइनस वन है, क्योंकि वन को या खुद ही वन डिवाइड करता है। सो वो वन प्लस वाला हो सकता है या माइनस वाला हो सकता है। सो यहाँ पर हम फॉर द जनरलाइजेशन लिख रहे हैं प्लस माइनस वन, लेकिन आगे से जब हम क्रिप्टोग्राफी में बात करेंगे तो ज़्यादातर केस में हम क्रिप्टोग्राफी को मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर वर्क करते हैं, एंड नेगेटिव नंबर्स को हम इनवर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सप्लिसिटली हम नेगेटिव नंबर्स को अपने क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो नेगेटिव नंबर्स का यूज हम लोग कम करेंगे। ओके, तो आगे हो सकता है मैं कई जगह पर लिखूंगा ए इक्वल टू प्लस वन, ऐसे केस में जब ए डिवाइड्स वन, इसका मतलब है ए इक्वल टू वन ओनली। ठीक है, हालांकि माइनस वन इज ऑल्सो देयर, सो माइनस वन भी ट्रू है, बट हम माइनस वन को इग्नोर, माइनस सिंबल को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम नेगेटिव इंटीजर्स पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं। ओके, नाउ you see condition number टू, कंडीशन नंबर टू क्या है, प्रॉपर्टी टू, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या है, ए बी को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली और बी कंप्लीटली ए को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो जब आप देखते हैं एक नंबर खुद दूसरे को डिवाइड कर रहा है और वो दूसरा नंबर भी उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर इक्वल है ना। ऐसा तो नहीं सुना होगा आपने कि फोर फाइव को डिवाइड कर रहा हो और फाइव फोर को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, इफ समबडी सेइंग कि ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जहाँ पे ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों इक्वल हैं, बस उनमें माइनस का डिफरेंस हो सकता है ना। जैसे हम, आई कैन ऑलवेज से फोर डिवाइड्स फोर, है ना। सो एक्चुअली इसको हम सीधे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर डिवाइड्स फोर इम्प्लाइज कि, सॉरी, फोर डिवाइड फोर सिमिलरली माइनस फोर डिवाइड फोर, या माइनस फोर डिवाइड्स फोर, या फोर डिवाइड्स माइनस फोर। सो सिंपली अगर आपको एक प्रॉपर्टी में कहा गया है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको कंक्लूड कर लेना है कि ए और बी इक्वल है, बस उनमें साइन का डिफरेंस हो सकता है। सो हम यहाँ पर साइन को इग्नोर कर देंगे, सो दैट मीन्स हम ए और बी एंड कंप्लीटली इक्वल है ना। हालांकि फोर और माइनस फोर ध्यान रखना है, फोर और माइनस फोर इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ इक्वल कहने का सेंस में मैं इक्वल इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो अगर आप कहते हैं कि ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो हम कंक्लूड करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनी एनी बी विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो डिवाइड्स जीरो। ये सिंपली ट्रिवियल रिजल्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं कि कोई एक नंबर बी जो है नॉन जीरो है, तो आप वो जीरो को डिवाइड करता है। दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट कि एवरी नॉन जीरो नंबर जीरो को डिवाइड करता है। ओके, सो हम यहाँ पर टर्म लगा रहे हैं नॉन जीरो नंबर, दैट मीन्स जीरो डज नॉट डिवाइड जीरो। सो अगर आपसे कहा जाए कि जीरो डिवाइड्स जीरो, व्हाट यू कैन से अबाउट दिस, जीरो डिवाइड जीरो, जीरो डिवाइड जीरो। एक्चुअली हम जनरली कुछ लोग बोल सकते हैं, जब भी मैं पूछूंगा जीरो क्या, जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन एक्चुअली आपको मालूम होगा डिवीजन बाई जीरो डिफाइंड नहीं है ना। कोई हो सकता है बोल दे जीरो है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। जीरो को जीरो से डिवाइड आप कर रहे हैं
तो आंसर इज अनडिफाइंड, मैथमेटिकली इसका आंसर हमारे पास नहीं है ना। सो समटाइम्स कई बार हम इसको इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि डिवीजन बाई जीरो मतलब इनफाइनाइट हो गया, बट इनफाइनाइट एक हमें ऐसा नंबर है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, सो हम सीधा उसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि दैट मीन्स दैट इज इनफाइनाइट। So this is one property. Next property is if A divides B and B divides C, then A divides C. So अगर A B को डिवाइड कर रहा है और लेट्स से B, तीन नंबर्स आपके पास हैं ए बी सी, जहाँ ऐसा है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ए विल डिवाइड सी, दैट रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू। आर यू एग्री विद मी? ए डिवाइड बी अगर है और बी डिवाइड सी कर रहा है, देन ए सी को भी डिवाइड करेगा। तीन नंबर अगर हैं, सो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। लेट्स से एक नंबर है 4, 4 24 को डिवाइड कर रहा है और 24 48 को डिवाइड कर रहा है। 24 डिवाइड्स 48, है ना। एक तो दिया है आपको कंडीशन कि ए 4 डिवाइड 24 एंड देन 24 डिवाइड 48, सो आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं और आप दिखा भी सकते हैं कि 4 विल ऑल्सो डिवाइड 48। सो ये एक रिजल्ट है, फंडामेंटल बेसिक रिजल्ट है इसको, सो यू कैन ऑलवेज डिराइव दिस वन, 4 डिवाइड 48। एक एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा हुआ है 11 डिवाइड 66 एंड 66 डिवाइड 198, तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि 11 डिवाइड्स 198। ओके, सबसे बहुत सिंपल रिजल्ट है। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी सेज दैट के इफ बी डिवाइड्स जी, एक लेट्स से बी जी ऑल आर इंटीजर्स, तो अगर आपको गिवन है कि बी जी को डिवाइड कर रहा है एंड एक बी दूसरे और नंबर एच को भी डिवाइड कर रहा है, सो देर आर टू नंबर्स जिन्हें बी डिवाइड कर रहा है, बी जी को भी डिवाइड कर रहा है और एच को भी डिवाइड कर रहा है, तो बी जी और एच के एक लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। सो लीनियर कॉम्बिनेशन से मतलब है कि मैं बी जी और एच में दो अलग अलग इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम कर लेता हूँ, तो वो उस सम को भी डिवाइड करेगा। कैसे? सो व्हाट, हाउ वी कैन प्रूव इट? सो टू शो दिस स्टेटमेंट, लेट्स सी दिस। सो बी डिवाइड्स जी, बी डिवाइड्स जी का मतलब आप क्या लिख सकते हो कि देयर विल बी सम नंबर जिसमें आप जब जी से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट सम इंटीजर। वो कैसा हो इंटीजर होगा कि जी इक्वल टू बी इंटू जी वन। सो लेट्स अज्यूम कि जी वन एक कोई कोसेंट, जी वन इज हियर कोसेंट, ठीक है। सो जब भी आप डिवाइड करते हैं, नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो आपको एक कोसेंट मिलता है, तो व्हाट आई एम सेइंग, बी डिवाइड्स जी, बी हम कह रहे हैं कि बी जो है जी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब एक कोसेंट होगा, है ना, और उस कोसेंट को आप बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जी मिल जाता है। ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आप सब जानते हैं। सो दैट मीन्स वी कैन राइट जी इक्वल टू बी इंटू जी वन। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सिमिलरली बी जो है ना एच को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगेन एक कोसेंट होगा और उस कोसेंट से हम b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको h मिल जाएगा। सो लेट्स से दैट कोसेंट इज h1। सो इस केस में h इक्वल टू हम लिख सकते हैं b इंटू h1, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम इन दोनों का g और h का लीनियर कॉम्बिनेशन भी ले लें, g और h का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, सो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए मुझे दो इंटीजर्स चाहिए होंगे, वो दोनों आप इक्वल ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। सो लेट्स टेक देम डिफरेंट। इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो और ज़्यादा आसानी होगी आपको प्रूव करने में। सो लेट्स से m एंड n टू इंटीजर्स हैं और आपने क्या किया, g को m से मल्टीप्लाई कर लिया और h को n से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको ये दिखाना है कि ये जो नंबर है एम जी प्लस एन एच, ये भी b से डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे। सो आप देखेंगे हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, तो एम जी की वैल्यू कितनी होगी, ये लिखा एम जी प्लस एन एच इक्वल टू, सो एम जी को हम कैसे लिख सकते हैं, आप जी की ये वैल्यू पुट कर दीजिए। सो जब जी की वैल्यू हम पुट करेंगे बी जी वन, सो एम बी जी वन हो जाएगा, और यहाँ पर हम uh, हम्म
ठीक है। सो यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे तो सिमिलरली एन बी एच वन आ जाएगा, एच वन है यहाँ पर कोफैक्टर। ठीक है। सो नाउ अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसमें से बी को दोनों साइड से कॉमन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स बी बिकम्स ए फैक्टर। सो जब बी दोनों में एक फैक्टर है सो आप इसे लिख सकते हैं बी इंटू, बी कॉमन ले लिया, सो एम जी वन इंटू एम जी वन प्लस एन एच वन। सो आप देखेंगे बी एक कॉमन फैक्टर की तरह से निकल के आ गया। और आपको जब मालूम है कि एक नंबर कॉमन फैक्टर के तौर पर आ जाता है किसी एक नंबर में, सो एम जी प्लस एन एच में हमने दिखा दिया कि बी एक फैक्टर है इस नंबर का। सो जब सो ओबियसली फैक्टर जो है ना ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करता है, सो बी जो है ना इस नंबर को डिवाइड करेगा और वो डिवीजन का कोसेंट कितना आ जाएगा, दिस वन। समझ गए। सो जैसे मैंने कहा कि 24 24 24 का एक फैक्टर आपको मालूम है क्या है, 4। सो 24 का एक फैक्टर 4 है, इसलिए 4 24 को डिवाइड करता है। ठीक है। सो आपको दिखाना होगा अगर कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो आप उस नंबर में दिखा दीजिए कि पहला वाला नंबर उसके एज ए फैक्टर के तौर पर अवेलेबल है उस नंबर में, तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर उससे डिवाइड करेगा। सो इस केस में एग्जांपल में हम दे देगा कि b जो है, b इज वन फैक्टर, एम जी प्लस एन एच का b एक फैक्टर है। सो b इंटू दिस नंबर आप कर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एम जी प्लस एन एच मिल जाएगा। और सॉरी यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि b जो है इस नंबर को डिवाइड कर लेगा और कोसेंट आपका इतना आएगा। सो दैट मीन्स हम इससे हमने दिखा दिया कि अगर b जो है एक नंबर g को डिवाइड कर रहा है और वो दूसरे नंबर h को भी डिवाइड कर रहा है तो वो b जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। इजी है। आप चाहें तो कोई भी ऐसे इस तरीके के नंबर ले सकते हैं और देन वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस इज ट्रू। जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है, लेट्स से b इक्वल टू 7, g इक्वल टू 14, h इक्वल टू 63। ठीक है। सो आपने m की वैल्यू 3 ले ली, n की वैल्यू 2 ले ली, तो आपको मालूम है कि आप b जो है 7 है और g 14 है। सो b जो है ना g को भी डिवाइड कर रहा है और h को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है। सो 7 डिवाइड इज डिवाइडिंग 14 एंड 7 ऑल्सो डिवाइड्स 63। तो हमें देखना है क्या ये इन 7 जो है ना इनके 14 और 63 के एक लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा क्या। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आर्बिट्रेरीली m की वैल्यू ले ली, m इक्वल टू 3 ले लिया, n इक्वल टू 2 ले लिया। नेसेसरी नहीं है कि आप यही वैल्यू लें, आप और कुछ ले सकते हैं, आप m और n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमेशा किसी भी m और n के लिए ट्रू होगी। ठीक है। सो आपने देखा 7 डिवाइड्स, हमने ये जो है ना लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया 13 इंटू सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 63, ये n ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर m और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब आपके पास जो नंबर आएगा, सो आप इसमें 14 के फैक्टर कर सकते हैं। 14 के फैक्टर आप करोगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 2 है ना, ऐसा ही 7 इंटू 9। सो दोनों साइड से 7 फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो आप इसे इस नंबर को पूरे नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9। सो 7 एक फैक्टर के तौर पर आ गया टोटल नंबर में, दैट मीन्स 7 जो है इस टोटल नंबर को डिवाइड करेगा। तो दिस इज द सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर्स। सब लोग इससे फेमिलियर है, नथिंग इज न्यू। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिवीजन एल्गोरिथम। हम इसे कई बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी भी बोलते हैं। सो दिस एल्गोरिथम या इस कॉन्सेप्ट को या इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं समटाइम्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके। सो व्हाट दिस थ्योरम सेज कि सपोज आपके पास एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर n है और एक इंटीजर a है। सो आपके पास दो इंटीजर नंबर्स हैं n एंड a, और आप अज्यूमिंग दैट कि a जो है लार्जर है। सो अगर आप a को n से डिवाइड करेंगे तो आपको दो नंबर्स मिलते हैं, एक नंबर जिसे आप कोसेंट बोलते हैं, ओके, और एक नंबर आपको मिलेगा r जिसे आप रिमाइंडर बोलते हैं, और उनके बीच में एक कनेक्शन होगा जो हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है, a इक्वल टू क्यू एन प्लस आर।
आपने ये प्रॉपर्टी बचपन में पढ़ी होगी, आप लोग इससे फेमिलियर हैं, ए इक्वल टू क्यू एन प्लस आर। सब लोग इससे फेमिलियर हैं, है ना? सो देर इज नथिंग न्यू और नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस इक्वेशन। सब लोग इस इक्वेशन को जानते हैं। आपको मालूम है कि जब आप एक नंबर ए को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपको वो नंबर वापस जनरेट करना हो तो आप क्या करेंगे, जिससे जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, दैट मीन्स डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड उसमें रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, तो आपको ओरिजिनल नंबर रिकवर हो जाता है। तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग रिटन इन फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन हियर। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब आपने डिवीजन किया होगा तब आप इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं। जब आप एक नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो अगर आपको वो नंबर जिसको डिवाइड किया गया था वो रिकवर करना हो, तो अगर आपको आप डिवाइजर दे दें, कोसेंट दे दें और रिमाइंडर दे दें, तो आप उस नंबर को रिकवर कर सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन। मतलब मैं आपसे ए नहीं बताऊं, मैं आपको क्यू एन और आर तीनों बता दूं, तो आप आसानी से ए को जनरेट कर सकते हैं, है ना? सो दिस थ्योरम इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है। नाउ अब आप देखेंगे कि जो हमने प्रीवियस अभी जो डेफिनेशन डिस्कस की थी, दैट दिस डेफिनेशन इज जनरलाइजेशन ऑफ प्रीवियस वन। जो प्रीवियस वाली डेफिनेशन अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, ए इक्वल ये वाला दिस वन, दिस वन, तो ये जो है ना स्पेशल केस है जो हम थ्योरम की बात कर रहे हैं इसमें। सो स्पेशल केस क्या है? आर इक्वल टू जीरो होता है। सो आर इक्वल टू जीरो होता है तब दिस नंबर आपका पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आप लिखते हो ए इक्वल टू क्यू एन। और आर जीरो नहीं है पूरा, देन आप लिखते हो ए इक्वल टू क्यू एन प्लस आर। ठीक है। यहाँ पर जो आर है आप जानते हैं रिमाइंडर है। रिमाइंडर किस रेंज में आएगा? जीरो से एन के बीच में। ये जीरो हो सकता है, जीरो होगा तो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो गया, जीरो नहीं है देन ये एन से कम होगा। ठीक है। सो जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन एन। सो ये जो रिमाइंडर होता है जीरो से एन के बीच का एक नंबर होगा। ठीक है। और कोसेंट को हम कैसे लिखते हैं? कोसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई एन, है ना? और इसमें हमने फ्लोर वैल्यू लगा दिया है। सो फ्लोर वैल्यू का मतलब है कि हम ए वाई एन को, जब आप ए को एन से डिवाइड करेंगे, देन आप जब डिवीजन कर रहे हैं, सो लेट्स से रियल नंबर वाला डिवीजन कर रहे हैं, तो रियल नंबर जब वाला डिवीजन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट है उसे छोड़ देते हैं। दैट मीन्स इट इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन ए वाई एन। ए वाई एन जो भी नंबर आता है, सो लेट से ए वाई एन 2.5 आया, तो 2.5 की जगह हम 0.5 को इग्नोर कर देते हैं और 2 ले लेते हैं। सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट। सो दिस इज द फ्लोर फंक्शन। आई होप सब लोग इससे फेमिलियर हैं, इस कॉन्सेप्ट से, है ना? सो लेट्स मूव अहेड। somebody joining? Okay, I get something, some notification kind of thing. Okay. Now let's talk about GCD। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, आपने इसके बारे में भी सुना होगा, GCD और LCD, लोएस्ट कॉमन डिवीजर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, सुना है सबने, है ना? हिंदी में अगर कहें तो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, है ना? जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे उन्होंने इसको दूसरे नाम से समझा होगा। मैं भी हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ, तो हम लोग इसको GCD को महत्तम समावर्तक बोलते थे। तो GCD क्या होता है, क्या होता है, हाउ टू डिफाइन GCD, बताओ जरा। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन GCD क्या है फिर से। सो सपोज आपके पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं, यू हैव ए एंड बी टू इंटीजर्स। सो इनका GCD क्या होगा? GCD विल बी अगेन एन इंटीजर। ठीक है। और वो इंटीजर क्या होगा? ओबियसली इन दोनों से स्मॉलर होगा या इक्वल टू हो सकता है, स्मॉलर जो भी नंबर होगा उसके इक्वल भी हो सकता है इनमें, है ना? सो GCD क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, ए और बी को।
ठीक है। तो जीसीडी इज ए नंबर। सो एक्चुअली कॉमन डिविजर का मतलब होता है, पहले हम जीसीडी से पहले आते हैं कॉमन डिविजर पर, कॉमन डिविजर के बाद हम जीसीडी पर आएंगे। सो ए और बी जो दो नंबर्स हैं, इनको डिवाइड करने वाले, दोनों को साथ साथ डिवाइड करने वाले मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं। देयर में बी मोर देन वन नंबर्स दैट कैन डिवाइड ए एंड बी बोथ, है ना, ऐसा पॉसिबल है ना। नाउ जितने नंबर्स जो ए और बी को डिवाइड कर पा रहे हैं उनमें सबसे जो लार्जर है, हम उस नंबर को चूज करते हैं और दैट नंबर इज कॉल्ड जीसीडी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक नंबर ले लिया, लेट्स से यू हैव 24 और 48, दो नंबर हैं। ठीक है। सो आप देखेंगे 24 और 48 को कौन कौन डिवाइड करता है, दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो एक कॉमन फैक्टर हो गया दोनों के बीच का 2। 3 से डिवाइड होते हैं क्या दोनों, सो एक और कॉमन फैक्टर हो गया 3। दोनों नंबर्स को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, यस, ओके, और 5 से कर सकते हो, नहीं, 6 से, 7 से, 8 से, है ना, 8 से कर सकते हो। सिमिलरली 9 से, 9 से नहीं, 10 नो, 11 नो, 12 यस, है ना। 12 के बाद अगला 13 14 से नहीं होगा डिवाइड, 15 16 से भी नहीं होगा, एंड 12 के बाद अगला कौन सा नंबर होगा जिससे ये डिवाइड होंगे, 24, है ना। सो जो जीसीडी आप लिस्ट करते जाइए, मैं सारे लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेटली बाद में आएगा 24। सो जो हाई, जिनमें से जो लार्जर होता है नंबर, जो कॉमन थे, ऐसे नंबर्स जो दोनों को डिवाइड कर रहे थे उसमें से हम लार्जर ले लेते हैं, लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट ले लेते हैं। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जीसीडी। सो 24 विल बी कॉल्ड जीसीडी ऑफ बोथ ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है। सो अभी इसमें यही दोनों नंबर्स में से एक ही खुद जीसीडी का काम कर रहा है, समटाइम्स नंबर में स्मॉलर भी मिल सकता है आपको, दोनों से स्मॉलर भी मिल सकता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम्पल। सो जीसीडी क्या होता है, एक जो कॉमन फैक्टर्स जितने भी हैं नंबर्स के, उनमें जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट विल बिकम योर जीसीडी। ठीक है। सो जीसीडी फाइंड आउट करने का आपने मेथड पढ़ा होगा। आप जो जैसे आप जो फैक्टरिंग कर रहे थे, तो वन मेथड इज फैक्टरिंग, इंटीजर फैक्टराइजेशन से आप जीसीडी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे आप इंटीजर फैक्टराइजेशन से जीसीडी, एक तो ऐसा ही मैंने सिंपली एक्सप्लोर करके देख लिया, लेकिन दैट इज़ नॉट द गुड वे। एक प्रॉपर आपको एल्गोरिथमिक अप्रोच फॉलो करनी हो तो कैसे निकालते हैं जीसीडी, आप दोनों नंबर्स को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना। आपने ऐसे ही किया था ना अपने स्कूलिंग में, जैसे 24 का पहले आपने फैक्टर कर लिए, तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 24, 2, 3, देन 2, 4 नहीं, हम मिनिमम फैक्टर्स लेते हैं। 4 कैसे ले लेंगे, 4 तो खुद फैक्टर 2 2 होता है ना। आपको मालूम है फैक्टरिंग कैसे करते थे, आप मिनिमम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें पहले 3 नहीं लेना था, पहले 2 लेना था, 2 2 2 एंड टू 3। सो ये फैक्टर होंगे, दैट मीन्स इसका जो फैक्टर आया 2 की पावर 3 इंटू 3, है ना। ये फैक्टर आए किसके, 24 के। 48 के फैक्टर्स क्या आएंगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे, सो बचेगा 24, फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, अब बचेगा 12, 12 को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ 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 हाँ। सो दैट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 3, एम आई राइट, एम आई राइट, ओके। सो अब फिर हम क्या करते थे, जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, बचपन सब लोगों ने बचपन में किया होगा अपने, आए और सबको आता होगा, नहीं आता होगा देन आपकी स्कूलिंग गड़बड़ है ठीक कर लो, आप पढ़ सकते हो, आप शुरू में नहीं आता हो समझ में तो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपकी क्लास में कोई ऐसा होगा जिसको ये फैक्टरिंग नहीं आती हो, ऐसा कोई है, हाँ।
कोई है तो बता दो भाई। आई थिंक ऐसा कोई नहीं है। ओके, सो दैट मीन्स हम कॉमन फैक्टर सब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 कॉमन है। 3 बार 2 आया है, वो दोनों साइड कॉमन है। सो जो जो कॉमन होता है हम उसमें से निकाल लेते हैं 2 की पावर 3। और 3 भी दोनों साइड है। जो कॉमन नहीं था उसे हमने छोड़ दिया है। आपको मालूम होगा एलसीएम में हम कॉमन भी ले लेते हैं। हुँ? और अनकॉमन भी इंक्लूड करते हैं। सो इसका मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 3 8 आता है, इंटू 3 आता है, इंटू 24। तो ये आपका स्कूलिंग मेथड हुआ करता था, जिससे आप फैक्टरिंग निकालते थे, है ना। सो ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड आपने पढ़ा होगा, यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ी होगी। यूक्लिड एल्गोरिथम कैसे काम करती है, आप सीधा डिवीजन के थ्रो करते हो। जैसे आपको 60 और 24 का जीसीडी निकालना है, तो आप कैसे करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम में। हाँ, डिवीजन एल्गोरिथम सबने यूज किया होगा डिवीजन। जैसे 60 को हम डिवाइड करेंगे एक्चुअली 24 से, और कितने टाइम आप डिवाइड कर सकते हो। 12, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों का जीसीडी ले लेना है, ठीक है। सो अब अगला हम करेंगे, सॉरी 6 टाइम 0। अब क्या करेंगे, 0 और 6 का जीसीडी लेंगे। सो कितना आएगा, 0 और 6 का जीसीडी आएगा 6। ठीक है, 0 आता है वहाँ पे हम टर्मिनेट हो जाते हैं, एक नंबर 0 हो जाता है, रुक जाते हैं। 6 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ओ सॉरी, क्या कर रही मैंने, गड़बड़ कर दी है। हाँ सॉरी, ये जो बचेगा नंबर वो आंसर होगा। नहीं, हम्म, नहीं नहीं, 0 नहीं आएगा, सॉरी मैंने जीसीडी। अच्छा, जहाँ 0 आया ये वाला नंबर लेते हैं, सो 6 विल बी द जीसीडी। नहीं, जीसीडी 6 कैसे आएगा, 12 नहीं आएगा। हाँ, क्या। हाँ, जो प्रीवियस नंबर जो होता है, जहाँ जिस जगह पे 0 आ जाता है वहाँ हम रुक जाते हैं एक्चुअली। वो आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है। सो टर्मिनेटिंग कंडीशन से पहले जो नंबर था आपका, जिसको आप डिवाइड कर रहे थे, दैट विल बिकम द जीसीडी। मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। ठीक है, सो जीसीडी में सिंपली, सो ये जो एल्गोरिथम है, दिस इज जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली ये एल्गोरिथम की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द एफिशिएंट एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम काफ़ी एफिशिएंट है। जबकि जो फैक्टराइजेशन एल्गोरिथम है, हम इस पर कभी डाक की क्लास में बात करेंगे, या आगे क्रिप्टोग्राफी में ही बात करेंगे। जो इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम जो है ना, ये इसके लिए जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं है। और एफिशिएंट का मतलब पॉलिनोमियल टाइम में रन नहीं करती है। आप डाक की क्लास में इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। अभी हम ये समझ लीजिए आप कि ये एल्गोरिथम जो इंटीजर फैक्टराइजेशन करते हैं, ये एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है। सो अगर आप इंटीजर फैक्टराइजेशन के थ्रू जीसीडी सॉल्व करेंगे, देन आपका जो टाइम होगा एल्गोरिथम का, वो बहुत किसी किसी पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए इसके केस में हम जीसीडी एल्गोरिथम यूज करते हैं। और जीसीडी जो है, ये एल्गोरिथम यूक्लिड ने डेवलप की थी और डिवाइस की थी। एंड दिस एल्गोरिथम इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। सो जनरली हम जीसीडी एल्गोरिथम को बहुत यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी में। ना वो क्वेश्चन अराइज होता है कि जीसीडी हम एल्गोरिथम की बात क्यों कर रहे हैं, वाई वी नीड जीसीडी एल्गोरिथम। सो जीसीडी एल्गोरिथम की मदद से एक्चुअली हम जो रिलेटिव प्राइम रिलेट जो नंबर्स हैं, सॉरी, जो नंबर्स के लिए हमें इन्वर्स निकालना होता है समटाइम्स। सो इन्वर्स हम निकालने के लिए इसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, जीसीडी एल्गोरिथम का। वी विल सी दैट, अभी हम उस एल्गोरिथम पर नहीं जाएंगे। आफ्टर सम क्लास, सम टाइम वी विल डिस्कस जीसीडी एल्गोरिथम।
that can be used. So that algorithm is not actually GCD, that is the variant of the GCD जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, सो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वाइट फास्ट वे में निकाल सकते हैं, एफिशिएंटली निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग जीसीडी हियर। ओके, और भी कई कॉन्सेप्ट्स में जीसीडी के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने जीसीडी डिस्कस किया था। ठीक है, जीसीडी सब लोग जानते हैं, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि जीसीडी क्या है और कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हैं। सो हमारे लिए जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी विल यूज दिस एल्गोरिथम। और इस एल्गोरिथम को आपके कई सारे क्रिप्टो सिस्टम, इस एल्गोरिथम से मतलब मेरा है एक्सटेंडेड वर्जन जो है, एक्सटेंडेड एल्गोरिथम, उसको काफ़ी सारे क्रिप्टो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको कई बार इन्वर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। डिक्रिप्शन में आपको इन्वर्स कंप्यूट करना पड़ता है कई बार। तो वो कंप्यूट इन्वर्स की जो कंप्यूटेशन है वो लार्ज नंबर के लिए की जाती है। दैट मीन्स यू डू नॉट फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ स्मॉल नंबर्स। छोटे छोटे नंबर्स का हमें इन्वर्स नहीं निकालना पड़ता है, आपको जो रियल सिस्टम है उसमें लार्ज नंबर्स के इन्वर्स निकालने होते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड ए फास्ट एल्गोरिथम जिसकी मदद से हम इन्वर्स तेज़ी से निकाल पाएँ। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम वो हमें ऑप्शन ऑफर करती है। सो हम आगे की क्लासेस में ये एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अभी इस पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें कुछ और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ मैथमेटिकल जो है वो डिस्कस करना है। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ओके, सो मॉड्यूलर अरिथमेटिक भी आपने सबने पढ़ा होगा, फिर भी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि आपके इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझना ज़रूरी है। हो सकता है आप कुछ भूल गए हो या कुछ थोड़ी सी डिटेलिंग आपने उतनी नहीं पढ़ी हो। सो हम उस कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर रहे हैं। सो मॉडुलस का मतलब आप जानते हैं कि मॉडुलस एक ऑपरेटर है जो आपको रिमाइंडर ऑफर करता है। सो आप, इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेटर है। सो बाइनरी ऑपरेटर है, सो आपके केस में एक यू विल हैव ए इंटीजर, मॉडुलस में आपके पास एक नंबर होगा और एक नंबर और दूसरा होगा जिसे हम मॉडुलस बोलते हैं, एन। सो एन विल बी योर मॉडुलस। ठीक है, सो एन से आप मॉड लेते हैं जब ए का, तो इसका आंसर क्या आता है जब आप एन को एन के अंडर में ए का मॉड लेंगे। सो मॉडुलस इज एन एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई, यू वांट टू नो व्हाट इज ए मॉड एन, ए मॉड एन। सो ए मॉड एन का मतलब है सिंपली कि आप ए को एन से डिवाइड करिए। ठीक है, नाउ ये जो डिवीजन है आपको कंप्लीट डिवीजन नहीं करना है, फ्रैक्शनल वाला डिवीजन नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटीजर डिवीजन करना है। वी वांट टू डू इंटीजर डिवीजन। सो इंटीजर डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे कब तक, इस तरीके से हम एक क्यू निकालेंगे इस तरीके से कि क्यू शुड बी इक्वल टू ए बाई एन ऑफ फ्लोर। मतलब जो रियल नंबर वाला डिवीजन करते हैं आप, तो लेट से हो सकता है 7.5 आता, लेकिन हम इसमें 7.5 पर नहीं जाएंगे, हम 7 तक डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स हम ऐसा डिवीजन करेंगे जिसमें रिमाइंडर नॉन जीरो बचे। ठीक है, हम पूरे कंप्लीटली डिवाइड नहीं करते हैं, हालांकि रिमाइंडर कई बार जीरो हो सकता है, लेकिन हम हमारा जो रिमाइंडर है वो हम उसकी जो कोसेंट है, दैट कोसेंट शुड बी सच दैट कि ए डिवाइड बाय एन करें, देन यू चूज दैट फ्लोर वैल्यू। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डिवाइड करिए ए मॉड एन, सो वट एवर रिमाइंडर यू गेट यू विल राइट देयर। सो लेट्स से आर इज द रिमाइंडर। ठीक है, सो आपका आंसर कोसेंट नहीं होगा। जब आप डिवीजन करते हो तो डिवीजन और मॉडुलस में डिफरेंस क्या है, डिवीजन में आप कोसेंट को आंसर के तौर पर आउटपुट करते हो यहाँ पर। अगेन यहाँ यही थ्योरम वर्क करेगी, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर ए और एन दो इंटीजर्स हैं और आप एन, वी सपोज दैट एन इज अ स्मॉलर नंबर, सो एन अगर स्मॉलर है तो आप इसको डिवाइड करेंगे ए को एन से, तो आपको एक कोसेंट मिलेगा दैट इज द क्यू एंड एक रिमाइंडर मिलेगा आर। नाउ अगर एन ए को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स एन इज मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीपल ऑफ ए, देन आपको आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो होगा, अदरवाइज यू विल गेट समथिंग एज रिमाइंडर।
ठीक है। सो मॉड ऑपरेटर आपका क्या कर रहा है कि आपको रिमाइंडर ऑफर करता है। सो फॉर एग्जांपल 11 मॉड 7, सो दैट विल बी 4। अच्छा, नेगेटिव के केस में मॉडुलस में हम क्या करते हैं, जैसे -11 मॉड 7, तो आपको आप देखेंगे इसमें ये 3 कैसे आया, कोई बता सकता है? हम्म। ठीक है, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होता है, तो हम डिवीजन को एक स्टेप आगे ले जाएंगे। ठीक है। वैसे तो हम 1 टाइम डिवाइड करते हैं, लेकिन 1 टाइम ना करते हुए हम 2 टाइम डिवाइड करेंगे। 2 टाइम इसलिए डिवाइड करेंगे कि हमें नीचे नंबर पॉजिटिव चाहिए, सो दैट हमें रिमाइंडर पॉजिटिव मिले। सो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा मॉडुलस में रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, वी डू नॉट वांट रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर। ओके। सो 7 को हमने 2 टाइम डिवाइड किया, अगर पॉजिटिव होता नंबर ये 11, तो हम 1 टाइम ही डिवाइड करते, है ना। 7, अगर 11 पॉजिटिव होता 1 टाइम डिवाइड किया, नेगेटिव है इसलिए हमने इसको 2 टाइम डिवाइड किया, सो दैट हमें रिमाइंडर पॉजिटिव मिले। सो आगे याद रखना है आपको, हमेशा रिमाइंडर हम पॉजिटिव चाहते हैं। हुँ? क्योंकि आप देख सकते हैं ये कंडीशन है हमारी रिमाइंडर की कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन एन। सो जब 0 आर से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, आर इज पॉजिटिव, इसलिए हमने ऐसा ऐसा किया है। ठीक है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 टाइम डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, 14 में से 11 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 3, सो 3 विल बी द रिमाइंडर। सो दिस इज योर मॉडुलस ऑपरेटर। नाउ मॉडुलस ऑपरेटर में एक ऑपरेटर और हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ऑपरेटर। सो कॉन्ग्रुएंट ऑपरेटर एक्चुअली आपके सिंपल इक्वलिटी जैसा ऑपरेटर है। सो ये ऑपरेटर हम कब इस्तेमाल करते हैं, सो लेट्स से हमारा मॉड ऑपरेटर मॉड एन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर मॉड एन। नाउ दो नंबर्स अगर ऐसे हैं जिनको एन से मॉड लेने पर सेम रिमाइंडर मिलता है, तो हम उन नंबर को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन। सपोज एक्स और वाई दो ऐसे नंबर्स हैं, एक्स और वाई दो इंटीजर्स हैं आपके पास, एक्स एंड वाई, इनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे अगर इन दोनों को एन से मॉड लेते हैं, तो जो रिमाइंडर मिलता है वो लेट से आर मिलता है, सेम रिमाइंडर मिलता है। दैट मीन्स हम एक्स का मॉड ले लें, ठीक है, एक्स को मॉड एन ले लें तब भी हमें आर मिलेगा, और वाई से भी वाई का भी मॉड एन लेते हैं तब भी हमें आर मिलता है। तो हम लिखते हैं इन दोनों नंबर्स को एक्स कॉन्ग्रुएंट वाई, और हम दोनों नंबर्स को एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। सो ये जो ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। सो आप देख सकते हैं 73 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन लिखी है या ये जो हमने लिखा है इसे, ये दोनों इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, 73 और 4 इक्वल नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि मॉडुलस जो है आपका, जो भी आपने चुना है, लेट्स से इस केस में 23 है, तो आप 23 से जब मॉडुलस देते हैं दोनों नंबर्स का, तो दोनों के केस में आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा। सो 23 का 4 से 4 का मॉड अंडर 23 लेते हैं तो आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा, 0 टाइम डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 4। एंड 73 को भी डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा, 3 टाइम डिवाइड करोगे और 4 रिमाइंडर मिलेगा। सिमिलरली 21 और -9 दोनों में आपको रिमाइंडर 10 मिलेगा, सॉरी दोनों में 10 नहीं, रिमाइंडर सेम मिलेगा मॉड 10 में। सो मॉड 10 में जैसे रिमाइंडर मिलेगा, कितना मिलेगा, इसमें 21 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा इस केस में, है ना। और -9 मॉड 10 लोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, एक ज़्यादा करेंगे, 10 1 जा 10, सो आपका 10 में से 9 घटाओगे +1। सो दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं। ठीक है, सो दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उन दोनों का मॉडुलस से रिमाइंडर लेने पर सेम रिमाइंडर आता है। ठीक है, तभी हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ये टर्म कई बार बहुत इस्तेमाल होगी। अब कॉन्ग्रुएंट जो ऑपरेटर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने आई होप डिस्क्रीट में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो मैं रिवाइड कर रहा हूँ और आप उनको रिपीट अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें ठीक से। नाउ जैसे मैंने बताया कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड बी, सो अगर ऐसा है ए और बी अंडर मॉड एन कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि एन दोनों इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा कि लेट्स से मॉड 5, लेट्स से हमारा मॉडुलस 5 है, तो आप लिख सकते हो 25 एंड 50। ये मॉड 5 में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं।
कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इससे आसानी से ये कंडीशन दिखा सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दैट मीन्स 50 माइनस 25 कितना आया 25, और ये नंबर कैसा है, डिवाइड हो रहा है मॉडुलस से, सो दैट मीन्स 5 डिवाइड्स 25। यही तो लाइन, ये कंडीशन कह रही है कि अगर ए और बी मॉडुलस हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं अंडर मॉड एन, तो एन जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। एक्चुअली जब मॉडुलस होते हैं तो डिफरेंस हमेशा 5 का मल्टीपल ही होता है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। क्योंकि जो नंबर्स होते हैं, आपने इक्विवेलेंस क्लास अगर पढ़ी हो, मॉड 5 में 5 इक्विवेलेंस क्लास बनती हैं, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ी है ना आपने। सो ये क्या करता है, अगर आप इंटीजर का सेट ले लें और मॉड 5 ले लें, तो ये क्या करता है, मॉड 5 ऑपरेटर आई को पार्टीशन कर देता है। पार्टीशन का मतलब आपके टोटल 5 ही रिमाइंडर मिलते हैं, एक तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, एक रिमाइंडर 1 मिल सकता है, एक रिमाइंडर 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है और 4 मिल सकता है। और ये क्या करेगा, इस सेट आई को टोटल 5 सेट्स में डिवाइड कर देता है। एक तो होगा वो नंबर्स जिनका रिमाइंडर सबका 5 से 0 मिलता है। सो कौन कौन से नंबर होंगे वो, 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। एक नंबर होगा 1, इसे हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 1 पढ़ा होगा आपने डिस्क्रीट में, याद आ रहा है कुछ। ये होगा 1, नेगेटिव साइड भी होगा, मैं नेगेटिव साइड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 1, देन 6, 11, 16 एंड सो ऑन। मतलब वो सभी नंबर्स जो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के और रिमाइंडर 1 मिलता है, वो इस क्लास में चले जाते हैं। इसमें सारे कॉन्ग्रुएंट नंबर लिख रखे हैं मैंने, ये सब नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये सब नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली एक ऐसे नंबर्स की क्लास होगी जिसमें कॉन्ग्रुएंसी में, दैट मीन्स सबका रिमाइंडर 2 मिलता है, दैट मीन्स वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो वो नंबर कौन होगा, 2, 7, 12 एंड सो ऑन। एक होगा 3, 3 में क्या होगा, 3, 8, 13 एंड सो ऑन। एक क्लास होगी 4, सो 4 में होगा बाकी के जो नंबर्स 4, 9, देन 14 एंड सो ऑन। ओके, सो ये क्या कर रहा है, जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये क्या करता है, सबको मिनट, मॉडुलस ऑपरेटर आपका क्या करता है, इनको इक्विवेलेंस क्लासेस में बांट देता है, और जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली, अगर दो नंबर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमेशा उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मल्टीपल होता है, तभी तो सेम रिमाइंडर आएगा। आप अगर इसको रियल लाइन पर भी ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे दोनों के बीच सेम डिफरेंस होगा, तभी वो एक सेम रिमाइंडर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सो दिस इज द ओबियस प्रॉपर्टी, हमें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू शुड रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। नाउ दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी है मॉड एन में, तो ये इंप्लाइज करता है कि बी भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंट आपका ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, जैसे कहते हैं ना हम ए इक्वल टू बी है तो बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, तो सेम इज ऑल्सो ट्रू कि ए का रिमाइंडर मॉड बी में बी के इक्वलेंट आ रहा है तो बी का भी ए के इक्वलेंट आने वाला है ना, एक ही बात है। सो दैट मीन्स ये ऑपरेटर सिंपली कैसा है, सिमेट्रिक है। जैसे आप कहते हो ना ए इक्वल टू बी है, तो आप तुरंत प्रूव कर सकते हो कि बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। सिमिलरली ये रिलेशन जो है ये ये प्रॉपर्टी भी दिखाता है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ए सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो आप बुक में देख लीजिएगा, इन प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, एंड कन्विंस योरसेल्फ। ना मॉडुलस की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मदद से आप जब मॉडुलर अरिथमेटिक पर काम करते हैं तो आप अपनी कंप्यूटेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ बहुत काम की प्रॉपर्टीज हैं तीनों, ये आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि अगर आप ए मॉड एन कर रहे हैं और बी मॉड एन कर रहे हैं, मतलब ए मॉड एन और बी मॉड एन को ऐड करना है, ठीक है, और फिर टोटल मॉड लेना है, या ये कहिए दो नंबर्स हैं ए और बी दोनों का ऐड करके मॉड लेना है, या लेट मी रिपीट अगेन, सपोज दैट ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, लार्ज इंटीजर हैं। सो कई बार क्या होता है, आपको दोनों को लार्ज इंटीजर्स को जोड़ने पर एक और बड़ा इंटीजर आ जाएगा,
ठीक है। तो कई बार आपकी एडिशन के केस में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कंप्यूटर अदर्स में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ए और बी जब आपके बहुत लार्ज इंटीजर्स हैं, तो आप एक्चुअली क्या करिए कि दोनों को पहले ऐड करने के बाद मॉड लेने से बेटर है कि पहले हम दोनों का सेपरेटली मॉड ले लें। ठीक है। ये लाइन क्या कर रही है, एक ऑप्शन है आपके पास मैंने दो इंटीजर दे दिए और आपसे कहा इन दोनों का मॉड निकालो, और एक इंटीजर है लेट से 100 डिजिट का, ए जो है 100 डिजिट की इंटीजर है, और बी भी आपका क्या है, लेट से 100 और 111 डिजिट्स का नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी में कई बार इतने बड़े नंबर से आपसे डील करना पड़ता है, नॉर्मल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इतना बड़ा डिजिट का नंबर है। ओके। सो अब इन दोनों को ऐड करना है आपको। अब ऐड करने पर क्या होगा, एक और नंबर आएगा जिसमें डिजिट्स की काउंट कितनी होगी, 111, 111 से भी ज़्यादा होगी। वो कितनी ज़्यादा होगी वो नंबर पर डिपेंड करता है, क्योंकि कैरी जाती है, आपको मालूम है जब दो नंबर्स को ऐड करते हो तो 3 नंबर का नंबर जनरेट हो जाता है ना। सो एक नंबर एटलीस्ट 112 डिजिट्स होंगे। सो आपको एक लार्जर और बड़ा नंबर मिल गया। लेकिन सपोज दैट आपका मॉडुलस छोटा नंबर है कोई, है ना। जब अगर आप मॉडुलस लेट से 100 है, या लेट्स मेक इट 100, मॉडुलस 100 है, तो रादर देन हम इन दोनों को पहले जोड़ें, फिर एक बड़ा नंबर ले लें, जनरेट कर लें, फिर उसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें, उससे ज़्यादा आसान होगा कि पहले हम इन दोनों का मॉडुलस ले लें 100 से। तो जब हम दोनों का मॉड ले लेंगे तो आपको मालूम है 100 से छोटा नंबर में आपको मिलेगा 0 से 99। एक मॉड ए कितना मिलेगा, एक नंबर मिलेगा जो 0 से 99 के बीच होगा। सिमिलरली बी भी 0 से 99 के बीच होगा, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, दो स्मॉल नंबर्स को आपको जोड़ना पड़ेगा। ओके। सो ये जो कंप्यूटेशन है कि दोनों को पहले ऐड करो फिर मॉड लो, उससे बेटर अप्रोच है कि पहले आप दोनों को इंडिविजुअली मॉड ले लो। ये इक्वेशन यही कह रही है कि आप पहले ए का मॉड ले लीजिए और बी का भी मॉड ले लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए। अब जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ए 0 से 99 के बीच है, बी भी 0 से 99 के बीच है, लेकिन जब इनको ऐड करोगे तो हो सकता है 100 से ऊपर चला जाए सम। तो आप एक बार फिर से मॉड ले लीजिए। आपको 3 बार मॉड लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मॉड एक ही बार करना पड़ा आपको, लेकिन चूंकि एडिशन बड़ा कॉस्टली हो सकता है आपका, इसलिए हम इस ऐसा डायरेक्ट ना करते हुए हम ये वाली अप्रोच फॉलो कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप इनवर्स निकाल रहे थे ना, तो जब नंबर आपको बड़े हो जा रहे हैं टोटल कैलकुलेशंस, तो आप सीधे सीधे पहले नंबर्स का मॉड लेकर के ही काम करना शुरू करिए। आप पहले उनको छोटा कर लीजिए फिर काम करिए। ऐसा ये इक्वेशन आपको अलाउ करेगी कि आप मॉड को छोटा कर लेंगे, और छोटा कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा काम करना, तो आपकी कंप्यूटेशन जो ना एफिशिएंट हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट माइनस के लिए भी ट्रू है, मतलब दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। कहने का मतलब ये, चाहे आप ए में से बी को घटाएं फिर मॉड लें, चाहे ए और बी का इंडिविजुअली मॉड लें, फिर जो आंसर आएंगे रिमाइंडर्स उनको घटा करके फिर मॉड ले लें, एक ही बात है। आप दोनों में से जब आपको लार्ज कंप्यूटेशन करना पड़ रही तो आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो करिए, क्योंकि ये दोनों ही आंसर सेम मिलने वाले हैं आपको। तो ये आंसर ऐसे करना आपके लिए एफिशिएंट नहीं होगा, ये मेथड एफिशिएंट हो जाता है। ओके। दैट्स, ये जो मॉड की प्रॉपर्टी है ये बहुत यूजफुल होती है क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, इसलिए हमको याद रखना है। और ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा काम की होती है। अब इमेजिन करिए हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, आपको क्या करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई करके मॉड लेना है। ए 100 डिजिट का नंबर है, बी भी एक इतने डिजिट का नंबर है। इमेजिन करिए आपको कितना लार्ज नंबर मिलने वाला है, और आप एक लार्ज नंबर जो जनरेट होगा, हो सकता है आप इन दोनों नंबर्स को तो मेमोरी में स्टोर कर पाने की कैपेसिटी है, या इसको किसी वेरिएबल में रख पा रहे हो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है इससे बड़ा डिजिट का नंबर हैंडल ही नहीं कर पाए, तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर मॉड लें, उससे बेटर तरीका क्या है कि पहले हम ए और बी को मॉड ले लें। आपको दो छोटे छोटे नंबर मिल जाएंगे 100 से छोटे, यहाँ भी 100 से छोटा, यहाँ भी 100 से छोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो और दो 100 से छोटे नंबर्स हैं, तो इनको आप आसानी से मेमोरी में स्टोर कर सकोगे इनके मल्टीप्लिकेशन को, और फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन ले लो। डायरेक्टली ये वाला कैलकुलेशन ना करते हुए ये कैलकुलेशन आप करिए, तो इससे आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और दोनों का रिजल्ट करेक्ट एकदम सेम आएगा। ठीक है। ओके। ये 3 प्रॉपर्टी जो मॉडुलर्स की हैं, ये वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको वर्कआउट करें, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा एग्जाम्पल्स के। आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।
ओके। सो उसके लिए ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग ये मॉडुलस को और ये जो इसमें एग्जांपल्स दी हुए हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये इसमें उन्होंने कैलकुलेशंस दिखाई हुई हैं कि आप इन मॉडुलस के जो इक्वेशंस हैं इनसे कैसे ये इजीली बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इन्होंने एग्जाम्पल्स में दिए हैं आप उन्हें कर लें, विजिट करें उनको, सो दैट आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड तैयार हो जाए। ओके, सो लेट मी क्लोज हियर।